एआई से चलने वाली क्रिएटिविटी की दुनिया वाकई में कमाल की है। बहुत ही रोमांचक और थोड़ी हलचल भरी भी, जहां कोई भी आइडिया बस कुछ ही सेकंड्स में एक आर्टवर्क बन जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी दिलचस्प लगती है, उतनी ही पेचीदा भी है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बातचीत की जड़ है। अगर एक मशीन आर्ट बनाती है, तो उसका असली आर्टिस्ट कौन है? वो मशीन या फिर कोई भी नहीं? देखिए, यही एक सवाल इस पूरी नई टेक्नोलॉजी की नींव हिला देता है। अच्छा, इस उलझन को समझने के लिए ना इन दोनों के बीच का फर्क देखना बहुत जरूरी है। देखिए, इंसान की बनाई कला वो जिंदगी के तजुर्बे, सच्ची भावनाओं और सालों की मेहनत से निकलती है। दूसरी तरफ एआई है, जो सेकंडों में डेटा पैटर्न के आधार पर आपको रिजल्ट दे देता है। यहाँ तजुर्बा नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम काम कर रहा है। और यहीं से हम पहली बड़ी चुनौती पर आते हैं, कानून। जब बात मालिकाना हक की आती है, तो हमारे कानूनी नियम इस नई टेक्नोलॉजी की रफ्तार से काफी पीछे चल रहे हैं। ज्यादातर कानूनी सिस्टम की जड़ में एक ही शर्त होती है, कॉपीराइट सुरक्षा के लिए एक इंसानी लेखक का होना जरूरी है। तो अगर कोई इंसान लेखक है ही नहीं, तो कॉपीराइट मिलेगा किसे? बस यही वो कानूनी पहेली है जिसे दुनिया भर की अदालतें सुलझाने में लगी हुई हैं। यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। मान लीजिए किसी क्रिएटर ने सिर्फ एक कमांड दिया और एआई ने बाकी सब कर दिया, तो मालिकाना हक किसका है? ये साफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्रिएटर उस रचना में काफी बदलाव करता है, उसे एडिट और रिफाइन करता है, तो कॉपीराइट उसका हो सकता है। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर एआई ने कॉपीराइट वाली कला से सीखा है, तो क्या ये अपने आप में ही कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है? तो इस कंफ्यूजन के बीच क्रिएटर्स आखिर करे क्या? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करें। एआई के आउटपुट में अपनी तरफ से अच्छी खासी क्रिएटिविटी जोड़ें। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें जो रॉयल्टी फ्री डेटा पर ट्रेन किए गए हों। और हाँ, हमेशा लाइसेंस की शर्तें जरूर चेक करें। अब कानून से हटकर बात करते हैं उन लोगों की जिन पर इस बदलाव का सबसे गहरा असर पड़ रहा है, कलाकार। उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है, बल्कि एक पर्सनल सवाल बन गया है। कलाकारों की चिंताएं बिल्कुल जायज़ हैं। वो देख रहे हैं कि एआई उनके यूनिक स्टाइल की नकल कर रहा है, जिससे उनके काम की मांग घट सकती है। उन्हें इस बात का डर है कि उनके सालों की मेहनत का क्रेडिट एक मशीन को मिल जाएगा, और उन्हें तो ये पता भी नहीं कि उनका काम एआई को सिखाने के लिए इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं। और ये हमें बेजान कला वाली बहस पर ले आता है। आलोचकों का कहना है कि एआई आर्ट में वो इंसानी भावना, वो गहराई नहीं होती। वहीं जो इसके समर्थक हैं, उनका मानना है कि एआई तो बस एक टूल है, बिल्कुल एक कैमरे या पेंट ब्रश की तरह। असली क्रिएटिविटी तो इंसान के डायरेक्शन में है, और ये टेक्नोलॉजी असल में हर किसी के लिए क्रिएटिविटी के दरवाजे खोल रही है। और यहाँ एक और ज़रूरी सवाल उठता है, अगर एआई बनाने का काम कर सकता है, तो क्या इंसान बनाने का हुनर ही खो देगा? इस पर सोचने के लिए ये एनालॉजी एकदम सही बैठती है। याद कीजिए 1970s का दशक, जब डर था कि कैलकुलेटर आने से लोग मैथ्स में कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। जब लोग बेसिक कैलकुलेशन से आज़ाद हुए, तो उनका ध्यान ज़्यादा मुश्किल समस्याओं को सुलझाने पर गया। और ये हमें दिखाता है कि क्रिएटिव स्किल्स कैसे बदल रही हैं। हो सकता है हाथ से पेंटिंग करने या टेक्निकल वीडियो एडिटिंग जैसे स्किल्स की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाए, लेकिन क्रिएटिव सोच, आर्ट डायरेक्शन और एक विजन को क्यूरेट करने की काबिलियत पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। मतलब अब फोकस कैसे करें से हटकर क्या और क्यों करें पर आ जाएगा। अब चलिए इस चर्चा को कला से थोड़ा आगे ले जाते हैं और समाज पर इसके असर को देखते हैं, क्योंकि एआई आर्ट सिर्फ तस्वीरें नहीं बना रहा है, ये हमारी दुनिया का एक आईना है, जिसमें हमारी अच्छी और बुरी दोनों बातें शामिल हैं। इस टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड भी है। डीप फेक का इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने, लोगों को परेशान करने और यहाँ तक कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए भी किया जा सकता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये एक ताकतवर हथियार भी बन सकता है। और एक और गहरी समस्या है, पूर्वाग्रह यानी बायस। जब एआई से कहा जाता है कि एक डॉक्टर की तस्वीर बनाओ, तो वो अक्सर एक पुरुष की ही तस्वीर क्यों बनाता है? इसकी वजह ये है कि एआई खुद से पक्षपाती नहीं होता। वो उस डेटा से सीखता है जिस पर उसे ट्रेन किया जाता है, और वो डेटा हमारे समाज के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से भरा पड़ा है। अगर इतिहास में और मीडिया में कुछ ग्रुप्स को कम दिखाया गया है, तो एआई भी उन्हीं पूर्वाग्रहों को दोहराएगा। अच्छी खबर ये है कि इस बायस से लड़ा जा सकता है।
कैसे? अपने प्रॉम्प्ट्स में जानबूझकर और स्पेसिफिक होकर। एक डॉक्टर जैसे जेनेरिक प्रॉम्प्ट की जगह एक मॉडर्न मेडिकल ऑफिस में एक अश्वेत महिला डॉक्टर जैसा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना चाहिए। अपने निर्देशों में डाइवर्सिटी को शामिल करके एआई को एक ज्यादा बेहतर दुनिया दिखाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। तो इन सभी चुनौतियों और मौकों के साथ आगे का रास्ता क्या है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। शुरुआत होती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी से। क्रिएटर्स के लिए जरूरी है कि वो एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से करें, दूसरों के काम का सम्मान करें और इस बारे में पारदर्शी रहें कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है। और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी यूनिक इंसानी सोच और जजमेंट को उसमें शामिल करें। और ये जिम्मेदारी व्यवसायों और शिक्षकों पर भी आती है। कंपनियों को साफ नीतियां बनाने की जरूरत है और शिक्षकों को सिर्फ टूल का इस्तेमाल करना नहीं सिखाना, बल्कि ये भी सिखाना है कि इसका इस्तेमाल नैतिक और समझदारी से कैसे करें। आखिर में एक उम्मीद भरी तस्वीर भी है, एक ऐसा भविष्य जहां एआई इंसानी क्रिएटिविटी की जगह नहीं लेता बल्कि उसे और बढ़ाता है, जहां कलाकारों को उनके डेटा के लिए सही मुआवजा मिलता है और जहां एआई से बनी कला हमारी दुनिया की डाइवर्सिटी को सही मायने में दिखाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एआई अब एक हकीकत है। ये कैमरे या कंप्यूटर की तरह ही एक शक्तिशाली नया टूल है। सवाल ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इंसानियत इसके साथ क्या बनाना चुनेगी। इसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।